हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। पिछले क्लासेस के अंदर अपन ने फर्स्ट यूनिट रीड की कंप्लीट की, जिसके अंदर अपन ने कोशिका अंगों की संरचना, उनके कार्य, कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ा। आज की इस क्लास के अंदर अपन ऐसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि अमूमन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। अपन इस एक यूनिट जो कंप्लीट की है सेल बायोलॉजी की, उस सेल बायोलॉजी की यूनिट के अंदर अपन दो वीडियोस के अंदर अपन ने टोटल क्वेश्चन है जितने भी इनसे रिलेटेड होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर आज के इस वीडियो के अंदर पहले अपन उन क्वेश्चनों को लेंगे जो केवल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन उन क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड इतना अप करेंगे कि ताकि अगर एक बार एग्जाम के अंदर थोड़ा भी अगर मॉडिफाई करके क्वेश्चनों को अगर पुटअप किया जाता है तो अपन इजीली उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। और आगे आने वाली एग्जाम्स के अंदर जिस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं साइंस के अंदर सेल बायोलॉजी यूनिट में से, उन क्वेश्चनों को आधार मानते हुए अपन अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन क्वेश्चनों को भी सोल्व करेंगे, ताकि जो अपन ने सेल बायोलॉजी की यूनिट कंप्लीट की है उसके अंदर अपन टोटल कंप्लीट जो भी अपन ने मटेरियल तैयार किया था उसके अंदर हर एक क्वेश्चन उसके अंदर जिस टाइप से पूछा जा सके वो सारे क्वेश्चनों का आंसर आप आसानी से दे सकें। तो इसी संदर्भ में अपन सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि अपन अमूमन पढ़ते भी हैं, अपन ने पढ़ा भी है सेल बायोलॉजी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि कोशिकाओं के अध्ययन को खालिस्तान कहा जाता है, यानी कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंदर कोशिका और कोशिका अंगों की संरचना और कार्यों का अध्ययन किया जाता है, वो शाखा क्या कहलाती है? आपकी साइटोलॉजी कहलाता है। यहां पर ध्यान रखना, पहले भी अमूमन पूछा गया था और अपन ने इसके बारे में पहला क्वेश्चन लिया भी मैंने इसीलिए है क्योंकि अपनी शुरुआत जो थी वो सेल बायोलॉजी से थी। इसलिए ऐसी शाखा जिसके अंदर कोशिका और कोशिका अंगों की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब दोस्तों ये होता है कि कार्य की, यानी अपन किसी भी जीव या कोई भी अंग जो होते हैं या कोई जीव के अंदर जो सिस्टम है, उससे जीव के अंदर चलने वाले जितने भी सिस्टम होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी बोला जाता है, यानी उसके अंदर मनुष्य के शरीर में होने वाली समस्त क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उन समस्त अंगों की संरचना और कार्यों का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाते हैं फिजियोलॉजी। एक होती है जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, तो उसके अंदर पादप के अंदर होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं जो भी होती हैं उन सभी क्रियाओं के अपने प्रोसेस और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो वो कहलाती है प्लांट फिजियोलॉजी। तो इस प्रकार से फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? आपका कार्य की। अपना जो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा अपना साइटोलॉजी। फिर आता है न्यूक्लियोलॉजी। न्यूक्लियोलॉजी क्या होगा? जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड्स का मतलब जिसमें डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में पढ़ा जाता है, वो कहलाएगा आपका कौन सा? न्यूक्लियोलॉजी। तो इस प्रकार से तीनों वर्ड जो होते हैं वो एक यूजफुल वर्ड है, जिसके अंदर अपना राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा साइटोलॉजी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं कि उस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी, यानी उस ब्रिटिश वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। अपन ने जब शुरुआत में पढ़ा था तब मैंने बताया था कि दो वैज्ञानिक थे। एक तो थे सबसे पहले रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक ने कौन से सन के अंदर? 1665 के अंदर सबसे पहले कोशिका खोजा था, लेकिन वो कोशिकाएं जो खोजी थी वो क्या थी? मृत सेल्स थी। उसके बाद में एंटी वान ल्यूवेनहॉक आए, उन्होंने जीवित कोशिका खोजा था। तो यहां पर अपन ये मान सकते हैं कि सबसे पहले अपना राइट आंसर क्या रहेगा? रॉबर्ट हुक, क्योंकि कोशिका खोज करता पूछा है। मैंने उस समय भी डिस्कस किया था आपको क्वेश्चन के लिए कि ल्यूवेनहॉक भी इसमें ऑप्शन में दे रखा है, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में भी दे रखा है। न्यूक्लियस की संरचना अपन ने पिछले वीडियो के अंदर देखा था या क्लास के अंदर पढ़ा था, तो उसके अंदर मैंने बताया भी था कि रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन दोनों वर्ड आपको ऑप्शन में मिलते हैं, चाहे आपको न्यूक्लियस के खोज करता पूछे चाहे सेल के खोज करता पूछे। लेकिन यहां पर अपना राइट आंसर क्या रहेगा? किसके बारे में पूछा है? कोशिका के बारे में, इसलिए अपना राइट आंसर क्या रहेगा? रॉबर्ट हुक। अगर यहां पर केंद्रक की बात करता तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने किसकी खोज की थी? केंद्रक की खोज की थी। फिर उसके बाद में ल्यूवेनहॉक जो थे उन्होंने किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका के बारे में खोजा था, प्रोटोजोआ स्पर्म सेल्स जो थी उनके अंदर खोजा था। फ्लेमिंग जो थे उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना रोल प्ले किया था कि फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला वर्ड यूज किया था, और अपने पास में रॉबर्ट हुक इसका आंसर रहेगा। तो कोशिका के खोज करता अगर पूछता है तब तो रॉबर्ट हुक। हाँ, अगर यहां पर जीवित कोशिका पूछता तब अपना राइट आंसर क्या होता? ल्यूवेनहॉक होता। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी।
मॉडर्न सेल थ्योरी अलग थी और सेल थ्योरी उससे पहले दी गई थी। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। एक तो था एमजे स्लेडन और थियोडोर स्वान, लेमार्क, ट्रावेरनेस, विटेकर और स्टैनले। इनमें से उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ध्यान रखना, स्लाइडेन और थियोडोर स्वान नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। स्लाइडेन जो थे वो तो कौन थे, पादप वैज्ञानिक थे, और थियोडोर स्वान जो थे वो कौन से थे, जंतु वैज्ञानिक थे। दोनों का कंक्लूजन एक ही निकल करके आया था, और वो क्या था कि प्रत्येक जीव का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको माना था इन्होंने, कोशिका को। लेकिन इस सिद्धांत में कुछ कमियां भी रही जिनके बारे में अपन ने पढ़ा भी था। तो यहाँ पर कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, स्लाइडेन और स्वान। मैंने आपको बताया भी था, आप पूरा नाम भी याद नहीं रख सकते तो आप केवल स्वान और स्लाइडेन याद रख सकते हो। फिर उसके बाद में देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था जब पढ़ाया था कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में कौन से कोशिका अंग पाए जाते हैं, कौन से नहीं पाए जाते हैं। एक तो इसके ऊपर, दूसरा एक निम्न में से कौन से कोशिका अंग पादप कोशिका में पाए जाते हैं या जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, या पादप में नहीं पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाते हैं, या दोनों में कॉमनली रूप से प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो सबसे पहला लिया अपन ने कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता। राइबोसोम होता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। यहां पर मेन मेजर डिफरेंस जो होता है वो ये होता है, यहां पर नाभिक केंद्रक या फिर इसको क्या कह सकते हो, न्यूक्लियस कह सकते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनके अंदर कौन सा अंग नहीं पाया जाता, केंद्रक जो होता है वो स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर नाभिक या न्यूक्लियस या केंद्रक की बात करें तो वो पूर्णतः क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। तो अपना राइट आंसर इसके अंदर क्या माना जाएगा, नाभिक, केंद्रक, या फिर इसको अपन क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियस। तो ये इसके अंदर नहीं पाता। राइबोसोम पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अपन ने पढ़ा भी था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, 70 एस टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होती है, तभी तो वो एक सेल का रूप निर्धारित किया गया उसके अंदर। फिर उसके बाद में आता है डीएनए, डीएनए भी उपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, लेकिन उसकी पैकिंग जो होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में प्रोकैरियोटिक में डिफरेंट होती है। पैकिंग का मतलब यहाँ पर अपन ने पिछले क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनके अंदर गुणसूत्र, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के न्यूक्लियोसोम संरचना के रूप में पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर अलग संरचना बनती है, इसलिए डीएनए भी उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा अंग उपस्थित नहीं होता है, नाभिक या फिर केंद्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण खालिस्तान में होता है। यहां पर एक यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहा है कि उसमें आरएनए का संश्लेषण कहां होता है। ध्यान देना, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आरएनए का संश्लेषण नहीं होता है, सेंट्रियोल्स के अंदर भी नहीं होगा। यहां पर रिबोसोम नहीं है, यहां पर मानना आप राइबोसोम। तो राइबोसोम तो खुद प्रोटीन का निर्माण करने वाला होता है, इसका तो खुद का निर्माण होता है। यहां पर ध्यान रखना, न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस पार्ट जो होता है, केंद्रक भाग जो होता है, उसके अंदर डीएनए और आरएनए उपस्थित होते हैं, इसलिए यहां पर राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आरएनए का संश्लेषण नहीं होता है, वहां पर ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होती है, उपापचय क्रियाएं होती हैं, एटीपी का संश्लेषण होता है, वो तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेंट्रियोल्स के अंदर भी नहीं होगा। फिर उसके बाद में आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। फिर उसके बाद में अपने पास ऑप्शन क्या बचा, न्यूक्लियस, इसलिए न्यूक्लियस पार्ट जो होता है उसके अंदर आरएनए और डीएनए उपस्थित होते हैं, आरएनए का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद में अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिका द्रवी कोशिका अंग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। यानी एक ऐसे कोशिका अंग का नाम बताया जाएगा कि जिसके अंदर अपन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन अपन उसको प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी मानते हैं। यानी ऐसा ऑर्गन जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन की केवल भाषा टफ है, बाकी अगर इसको अपन देखें, अगर एनालिसिस करके, तो कॉमन सी बात ये पूछना चाह रहा है, उस ऑर्गन का नाम बताइए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखना, आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है,
गोल्जी काय जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम जो होता है वो भी नहीं पाया जाता है, और ग्लाइऑक्सिसोम संरचनाएं भी नहीं बनती है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर उसके बाद में आता है कि प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न किस प्रकार से है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मेन अंतर क्या है, किस प्रकार से भिन्न है। होने को तो अंतर खूब है, लेकिन अपने ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अपने को डिफरेंस देखना है। अस्पष्ट झिल्ली अनुपस्थित, ये बात तो सही है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर तो स्पष्ट झिल्ली पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर झिल्ली स्पष्ट नहीं होती है। दूसरा आता है फ्लैजिला के 9+2 संरचना, ये तो केवल और केवल यूकैरियोटिक में पाई जाएगी, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्रोमेटिन पाए जाएंगे और यहां पर यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ये भी इसके अंदर अलग नहीं होगा। फिर आता है डीएनए प्रोटीन का जुड़ाव, ये भी दोनों में भिन्न होता है, एक में स्टोन प्रोटीन होती है और दूसरे में नॉन स्टोन प्रोटीन होती है। इसलिए अपन ये मानते हैं कि मेन जो अंतर रहेगा वो क्या रहेगा, अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति। प्रोकैरियोटिक में तो क्या रहेगी, अस्पष्ट झिल्ली पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक में स्पष्ट झिल्ली होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। यहां पर ध्यान रखना, मैंने आपको जब पहले अपन ने कोशिका का जब परिचय लिया था, इंट्रोडक्शन लिया था सेल का, तो उस इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने बताया था कि सबसे छोटी सेल्स जो होती है, सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा, जिसको अपन ने कहा था क्या, पीपीएलओ। ध्यान रखना, इसका पूरा नाम भी पहले एग्जाम में पूछा हुआ है और मैंने आपको उस समय बताया था कि आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि उस जीव का नाम बताइए जो सबसे छोटा जीव होता है, प्रोकैरियोटिक जीव है, क्योंकि ये एक क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एकल कोशिकीय जीव होता है और उसका नाम होता है पीपीएलओ। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, उसका नाम क्या होगा, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जीव होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको अपन पीपीएलओ बोलते हैं या फिर माइकोप्लाज्मा। तो सबसे छोटा जीव जो होता है वो कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। अगला लेते हैं अपन क्या, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या होती है। अपन ने फंक्शन जब पढ़े थे कोशिका झिल्ली के अंदर, तो उसमें बताया था कि सेल मेम्ब्रेन इज ए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ऐसा लाइन उसमें था। इसका मतलब क्या होगा कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो एक सेलेक्टिव यानी चयनात्मक, परमिएबल सेमी परमिएबल यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली की भांति कार्य करती है। यहां पर ध्यान देखना, किसके बारे में पूछ रहा है, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति के बारे में पूछ रहा है। कई बार आपको कोशिका भित्ति दे सकता है, उसके अंदर स्टूडेंट जोश में और अपने और कॉन्फिडेंस के अंदर उसमें डायरेक्ट चयनात्मक अर्ध पारगम्य करता है, लेकिन वो आंसर गलत माना जाता है। कोशिका भित्ति के बारे में पूछ रहा है या कोशिका झिल्ली के बारे में पूछ रहा है, उसके पहले अपने को देखना होगा यहां पर चर्चा कर रहा है किसके बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में। इसका मतलब कोशिका झिल्ली की जो प्रकृति होती है वो पारगम्य होती है क्या, नहीं, हर कोई पदार्थ के अंदर एंटर नहीं कर सकता है। फिर अर्ध पारगम्य, यस अर्ध पारगम्य प्रकृति होती है, गैर पारगम्य या स्वतंत्र पारगम्य, ये भी दोनों नहीं होती है। इसका मतलब अपने को राइट आंसर क्या मिलेगा, कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है, अर्ध पारगम्य कह दो या फिर अपन कह सकते हैं इसको क्या, चयनात्मक अर्ध पारगम्य, एक ही बात है, चयनात्मक अर्ध पारगम्य भी बोल सकते हैं। तो कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या होती है, चयनात्मक अर्ध पारगम्य होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें निश्चित आकार के पदार्थों का ही क्या होता है, अंदर और बाहर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसलिए अपन इसको चयनात्मक अर्ध पारगम्य बोलते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है। मैंने बताया था आपको, क्या केवल प्रोटीन से बनी होती है, प्रोटीन उपस्थित होता है लेकिन अकेली प्रोटीन नहीं होती है। क्या केवल लिपिड से बनी होती है, नहीं। केवल कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, नहीं। तो अपना आंसर क्या होगा, दोनों से बनी होती है, क्योंकि कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा था अपन ने कि वो किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर के। लिपिड किस रूप में पाया जाता है, वहां पर फोस्फोलिपिड के रूप में पाया जाता है।
तो इसलिए अपन ने पढ़ा भी था, पहले संरचना भी पढ़ी थी, इसके मॉडल भी लिए थे अपन ने, जिसके अंदर सर्वमान्य मॉडल जो था वो तरल मोज़ेक मॉडल भी आया था। तो यहाँ पर अपने पास में पूछा कि कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? आपका प्रोटीन से भी बनी होती है और लिपिड से भी। इसका मतलब दोनों आंसर आ जाएंगे क्या आपके, ए और बे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च सांद्रता से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन, संचलन का मतलब उनका गति करना, को खालिस्तान कहा जाता है। यहां पर ध्यान देना कि अगर केवल ये कहता कि पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाहित होना, यहां पर दे रखा है कोशिका झिल्ली का, और वो भी किधर से, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। अब यहां पर अगर अपन ये लेते कि विसरण क्रिया, लेकिन यहां पर अगर केवल और केवल गैसीय पार्टिकल्स के लिए यानी गैस के अणुओं के लिए अगर कहता तब तो अपन विसरण कह सकते थे इसके अंदर, लेकिन यहां पर तो पदार्थ के बारे में दे रखा है। फिर आता है ऑस्मोसिस, प्राशन क्रिया भी होती है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सक्रिय आवागमन यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि कोशिका झिल्ली के अंदर जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थ के अणु गति करते हैं तो उसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होती है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है यहां पर, सक्रिय आवागमन यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में अगला आता है कि पादप कोशिका और या फिर अपन कह सकते हैं वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? सामान्य पादपों की बात करें, न कि अपन यहाँ पर जीवाणु है या फिर आपकी फंजाई कवक है या फिर आपका शैवाल एल्गी है या फिर बैक्टीरिया है, इनके बारे में किसी के बारे में नहीं पूछा, केवल सामान्य पादप कोशिका या प्लांट सेल या वनस्पति कोशिका के बारे में पूछा है। इसका मतलब वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से, क्योंकि लिपिड और प्रोटीन से तो क्या बनती है आपकी कोशिका झिल्ली बनती है, विटामिन का इसमें कोई रोल नहीं होता, इसलिए अपना राइट आंसर क्या रहेगा, सेलुलोज। यानी कि पादप कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति सामान्यतः किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है। बताया था मैंने अभी आपको कि ऊपर क्वेश्चन के बारे में जरूर पढ़ना। अब यहां पर स्टूडेंट क्या करते हैं कि डायरेक्ट इस कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है तुरंत ऑप्शन देखते हैं और अर्धपारगम्य के ऊपर टिक कर देते हैं, लेकिन वो गलत है। क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, और कई बार पेपर में क्वेश्चन होते हैं इजी, लेकिन वो जटिल इसी तरीके से बन जाता है क्योंकि स्टूडेंट खुद अपने ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर उन क्वेश्चनों को जानबूझ करके आते हुए भी गलत कर देता है, कारण क्योंकि उसको ओवर कॉन्फिडेंस को जल्दबाजी दिखा देता है। यहां पर ध्यान रखना, कोशिका भित्ति के बारे में पूछा है, न कि कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका भित्ति जो होती है वो क्या होती है, एक पारगम्य झिल्ली होती है, उसमें से कोई भी पदार्थ अंदर प्रवेश कर जाता है, लेकिन उसको रोकेगा कौन, कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ। जैसे मान लीजिए ये अपने पास में सेल थी और इस सेल के अंदर ये तो है कोशिका झिल्ली और ये है आपकी कोशिका भित्ति। तो ध्यान देना यहां पर कि जो कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल जिसको अपन कहते हैं, ये तो होती है पारगम्य, इसमें से तो कोई भी पदार्थ अंदर प्रवेश कर जाएगा, लेकिन ये अंदर वाली जो होती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो यहां पर सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये जरूर अर्धपारगम्य, चयनात्मक अर्धपारगम्य प्रकृति की रहेगी, लेकिन सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, पारगम्य प्रकृति की होती है। इसलिए राइट आंसर क्या रहेगा कि कोशिका भित्ति पारगम्य प्रकृति की होती है। उसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है। यहां पर इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण से अपन ये कह सकते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है। तो यहां पर ध्यान रखना, पहले अपन दै से शुरू करते हैं, केंद्रक दोनों में उपस्थित होता है, कोशिका कला दोनों में पाई जाती है, कोशिका भित्ति, यहां पर ये मेन इंपॉर्टेंट बात है कि कोशिका भित्ति जो होती है वो केवल और केवल किस में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्या होती है, अनुपस्थित होती है। एक आता है क्लोरोप्लास्ट जिसको अपन मानते हैं क्या, हरित लवक। लेकिन यहां पर ध्यान रखना आप कि हालांकि पाया ये भी जाता है कि केवल पादप कोशिकाओं में, लेकिन राइट आंसर जो जिसका वेटेज ज्यादा रहेगा, दोनों ही जंतु कोशिकाओं में बनते हैं, कोशिका भित्ति भी जंतु पादप कोशिकाओं में बनती है और क्लोरोप्लास्ट हरित लवक भी किसमें बनता है, आपके पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस जो माना गया है वो किसका माना गया है, कोशिका भित्ति का माना गया है। इसलिए अपना राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, कोशिका
भित्ति रहेगी। फिर उसके बाद में अगला लेते हैं अपन क्वेश्चन कि संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे कौन से युग्म हैं इनमें से जो कि पादप कोशिकाओं में भी पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं में भी, यानी ऐसे कोशिका अंग देखने हैं जो पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं दोनों में पाए जाते हैं। यहां पर देखिए इधर कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो पाया जाता है पादप कोशिकाओं जंतु कोशिकाओं में, लेकिन कोशिका भित्ति केवल किसमें पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में क्या रहेगी, ये अब्सेंट रहेगी, इसलिए ये तो आंसर नहीं होगा। फिर उसके बाद में लेते हैं न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। केंद्रक तो पाया जाएगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट भी केवल और केवल किसमें पाया जाएगा, पादप कोशिकाओं में, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर आता है अंतःपर्दी जालिका और कोशिका कला। एक आता है आपका कोशिका कला और कोशिका भित्ति। अपना जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, स रहेगा। दोनों में पाए जाते हैं वो क्या होगा, अंतःपर्दी जालिका और कोशिका कला, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो दोनों ही में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। यहाँ पर कोशिका कला तो होती है लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होती है जंतु कोशिकाओं में, इसलिए ये भी आंसर सही नहीं होगा। तो अपना राइट आंसर क्या निकल के आया, अंतःपर्दी जालिका और कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन, जिसको अपन यहाँ कोशिका कला का मतलब क्या लेंगे अपन, सेल मेम्ब्रेन। ये जो होती है वो किसमें पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में भी और जंतु कोशिकाओं में। तो इस प्रकार से राइट आंसर अपना सही रहेगा। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाया जाता है। सेम वही क्वेश्चन है लेकिन इसके ऑप्शन अलग अलग कर दिए ताकि आपके मल्टी क्वेश्चन बन जाए इसके अंदर। तो यहाँ पर पहला दे रखा आपके पास में कोशिका कला, हरित लवक और रिक्तिका। ध्यान रखना कोशिका कला तो दोनों में पाई जाती है लेकिन हरित लवक केवल किसमें पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में। रिक्तिका भी किसमें पाई जाती है, केवल पादप कोशिकाओं में। दूसरा ऑप्शन देखिए कोशिका भित्ति, केंद्रक और रिक्तिका, ये भी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ये भी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ये दोनों में पाया जाता है, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं हुआ। फिर उसके बाद में अगला युग्म देखते हैं कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ये आंसर अपना सही रहेगा। कोशिका कला का मतलब सेल मेम्ब्रेन, पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। कोशिका द्रव्य दोनों में उपस्थित होता है, केंद्रक दोनों में उपस्थित होता है। इसका मतलब राइट आंसर अपना यही रहेगा जो दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला आता है अपने पास में कोशिका भित्ति, केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य दोनों में होता है, इसलिए यहाँ भी ये भी आंसर नहीं होगा सही। तो अपना राइट आंसर ऐसा युग्म जो पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है तो वो क्या रहेगा, अपना सही आंसर रहेगा। कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों ही किसमें पाए जाते हैं, आपके पादप और जंतु कोशिकाओं में दोनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग वनस्पति तथा पादप, यहां पशु कोशिका का मतलब क्या रहेगा कि जंतु कोशिका जिसको अपन कहते हैं, जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। यहां पर देखिए कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यहां पर लैनकाय का मतलब ये होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है वो केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में इसकी जगह के ऊपर वैक्यूल्स रिक्तिका पाई जाती है। हरित लवक केवल क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा। सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों के अंदर ही उपस्थित होता है, इसलिए अपना राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गन है जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहां पर अपन ने बहुत से ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए हैं जो अमूमन एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है, निम्न में से कौन सा जंतु कोशिका में पाया जाता है, या कौन सा युग्म दोनों में पाया जाता है। ऐसे निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है, केवल पादप कोशिका में पूछा है। पिछले वाले क्वेश्चन दोनों में उपस्थित पूछ रहे थे, लाइसोसोम, प्लास्टिड, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में उपस्थित होता है, पादप सेल्स में और जंतु कोशिकाओं में भी। कोशिका झिल्ली ये भी दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल्स में भी। लाइसोसोम ये जो होता है वो केवल और केवल किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। लेकिन यहां पूछ रहा किसके बारे में है, पादप कोशिका के बारे में। प्लास्टिड जिसको अपन कहते हैं लवक,
लवक जो होता है वो केवल और केवल किस में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। बाकी ये सारे इसमें से दो तो ऐसे हैं जो दोनों में पाए जाते हैं। ये लाइसोसोम जो होता है वो केवल और केवल किस में पाया जाता है, आपका जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसलिए अपना राइट आंसर क्या रहेगा, प्लास्टिड लवक जो केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, यहां पर युगलिना, पैरामीशियम, गोलुलेक्स, माइकोप्लाज्मा। ध्यान रखना राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि एकल कोशिका से बना हुआ है, कोशिका भित्ति इसमें नहीं बनती है, इसलिए अपना राइट आंसर क्या रहेगा, माइकोप्लाज्मा अपना राइट आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। हेक्सले नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव्य के बारे में यह कहा था कि जीवन का भौतिक आधार, बेसिक यूनिट ऑफ द सेल लाइफ किसको माना जाता है, जीवद्रव्य, यानी कि अपन इसको क्या कह सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसको अपन कोशिका का जीवन का मुख्य आधार मानते हैं। अपन ने पढ़ा था इसके बारे में, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, सूत्र कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब, इसमें राइट आंसर क्या रहेगा अपना जीवद्रव्य, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म जो होता है। अगला आता है क्वेश्चन कि जीवद्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। दोस्तों ध्यान रखना कि वैसे तो सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा, इसके अंदर जल पाया जाता है, लगभग 70% से अबोव मात्रा में क्या पाया जाता है इसके अंदर, जल। इसलिए यहां पर राइट आंसर क्या रहेगा, सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, जल होता है। फिर उसके बाद में आता है कार्बनिक पदार्थ, जिसमें आएगा आपका प्रोटीन सेकंड नंबर के ऊपर, थर्ड नंबर के ऊपर आएगा वसा, फिर उसके बाद में खनिज आयंस आते हैं। अगला क्वेश्चन आ लेते हैं अपन कि कोशिका का जीवित अंश यानी जीवद्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है, यानी कि जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म किससे बना होता है। आपको अगर याद हो, देखा हो आपने पहले वाले वीडियोस के अंदर, तो मैंने बाकायदा एक नई स्लाइड लेकर के उसमें बताया भी था आपको कि प्रोटोप्लाज्म बराबर क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। अब उस साइटोप्लाज्म में उपस्थित सेल ऑर्गन, ये सारे मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, प्रोटोप्लाज्म का। तो यहां पर अपन लेते हैं कि केवल कोशिका द्रव्य मिलकर बनता है, नहीं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलकर के बनाते हैं, या केवल केंद्रक द्रव्य बनाता है, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिका अंग। यहां पर ध्यान रखना कि जो जीवद्रव्य जो होता है, अगर आपके पास में ये नहीं होते, अन्य कोशिका अंग अगर नहीं दिया होता, तब तो अपना राइट आंसर होता बे, कौन सा, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य वाला। लेकिन यहां पर क्या दिया है, अन्य कोशिका अंग, यानी कि उस कोशिका द्रव्य में उपस्थित है। यानी यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनल, अगर ये नहीं देता तब तो अपना राइट आंसर होता ही है। लेकिन यहां पर अन्य कोशिकांग भी दे दिया, इसका मतलब राइट आंसर क्या रहेगा अपना, दे रहेगा कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और कोशिका अंग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं, जो कि एक जीवित भाग होता है उस कोशिका का। अगला, अंतःपर्दीय जालिका की सतह के ऊपर खालिस्तान की उपस्थिति कारण से वह खुरदरी होती है। यहां पर अपन ने दो तरह की अंतःपर्दीय जालिका पढ़ी थी, एक तो RER और एक पढ़ा था SER। यहां पर किसके बारे में पूछ रहा है, अगला RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब मैंने बताया था कि जिस भी अंतःपर्दीय जालिका की सतह के ऊपर अगर राइबोसोम के पार्टिकल उपस्थित हैं, इसका मतलब वो सतह तो क्या कहलाएगी आपकी, खुरदरी। तो यहां पर ये पॉइंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, राइबोसोम। तो बोलो इसके अंदर राइट आंसर क्या रहेगा अपना, राइबोसोम अगर उपस्थित है तो उस अंतःपर्दीय जालिका की जो सतह होती है वो खुरदरी होती है। राइबोसोम अगर अनुपस्थित है तो वहां पर इसकी सतह क्या रहेगी, चिकनाई युक्त रहेगी। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या रहेगा, राइबोसोम को माना जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन कि प्रोटीन संश्लेषण निम्न में से कोशिकाओं यानी कि सेल ऑर्गन में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, किसके लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ध्यान रखना यहां पर लाइसोसोम और सेंट्रोसोम कोई प्रोटीन संश्लेषण क्रिया नहीं करता है, खुरदरी, अंतःपर्दीय जालिका और राइबोसोम यस करते हैं। गोल्जी उपकण और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया,
ये सभी के अंदर प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका के ऊपर प्रोटीन संश्लेषण कार्य में अपने पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म द प्रोटीन सिंथेसिस बिकॉज इट प्रेजेंट इट्स सरफेस प्रेजेंट द राइबोसोम, यानी कि खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका जो होती है वो प्रोटीन का निर्माण करती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है। एक दे रखा है राइबोसोम, मैंने आपको पहले बताया था कि जहां भी राइबोसोम पार्टिकल का अगर वर्ड यूज होता है इट मींस प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। तो यहां पर इसलिए अपने राइबोसोम के बारे में जब पढ़ा था तब मैंने वहां भी बताया भी था आपको कि राइबोसोम को अपन किसकी फैक्ट्री मानते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री मानते हैं अपन। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। तो खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका और राइबोसोम दोनों ही किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण है, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो राइट आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लिपिड स्राव के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है? वसा। लिपिड स्राव का मतलब, लिपिड का मतलब क्या होगा यहाँ पर? वसा के स्राव के यानी संश्लेषण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? लाइसोसोम सेंट्रोसोम में नहीं होता है, चिकनी अंतःपर्दीय जालिका में होता है, गोल्जिकाय माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी अंतःपर्दीय जालिका का मुख्य कार्य क्या था? वसा व ग्लाइकोजन का संश्लेषण। यहां पर केवल वसा के लिए पूछा है। अगर यहां पर ग्लाइकोजन के बारे में भी पूछता तब भी अपना आंसर क्या रहता? चिकनी अंतःपर्दीय जालिका ही होता। तो इसमें भी राइट आंसर क्या रहेगा? चिकनी अंतःपर्दीय जालिका। मैंने इन दोनों क्वेश्चंस के माध्यम में दोनों बातें क्लियर कर दी हैं कि ऐसी सतह जिसके ऊपर राइबोसोम होते हैं वो तो खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका। उस कोशिका अंग का नाम बताइए जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है, राइबोसोम और खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका। उस संरचना का नाम बताइए जो लिपिड का संश्लेषण कर रही है, वो क्या जाएगा आपका? चिकनी अंतःपर्दीय जालिका। उसके बाद में अगला लेते हैं अपन कि राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसको जाना जाता है? राइबोसोम को। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि जहां भी आपको अगर राइबोसोम वर्ड यूज होता है इसका मतलब उसका एक ही कार्य होगा, वो किसका कार्य होगा? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? प्रोटीन निर्माण के स्थल कहे जाते हैं राइबोसोम को। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, निम्न में से किस कोशिका अंग में झिल्ली नहीं होती है? बहुत से सेल ऑर्गन अपन ने पढ़े थे जिसके अंदर मैंने आपको साफ साफ उसके अंदर लिखा भी था कि विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है, यानी झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। बोलो यहां पर सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो कितनी लेयर थी? डबल लेयर स्ट्रक्चर थी, यानी कि दो झिल्ली युक्त संरचना थी। इसका मतलब ये तो नहीं है। फिर उसके बाद में आता है गोल्जिकाय। गोल्जिकाय के अंदर भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थी। लयनकाय, यानी यहाँ पर लयनकाय का मतलब होता है लाइसोसोम, इसके अंदर एकल झिल्ली युक्त संरचना उपस्थित थी। हाँ, राइबोसोम जो होते हैं उनके अंदर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। राइबोसोम कण जो होते हैं वो झिल्ली रहित कोशिका अंग होते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा अपना? राइबोसोम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि लाइसोसोम और प्रोक्सिसोम बनते हैं, किसके अंदर बनते हैं लाइसोसोम और प्रोक्सिसोम्स? प्रोक्सिसोम्स भी क्या होते हैं? लाइसोसोम जैसी संरचनाएं होती हैं, गोलाकार एकल झिल्ली की संरचनाएं होती हैं, लेकिन ये बनता किससे है? माइटोकॉन्ड्रियम तो ऐसा कुछ नहीं होगा, सेंट्रियोल तारक केंद्र के अंदर भी ऐसा कुछ भी नहीं बनता है, प्लाज्मा झिल्ली में भी नहीं बनता है। ध्यान रखना, गोल्जी काय के अंदर अपन ने संरचना पढ़ी थी तो वहां पर जो ट्यूबुल्स होती हैं, ट्यूबुल्स, एक था आपका वेसिकल्स, एक था आपका सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी और ट्यूबुल्स के द्वारा नहीं बनता है, जबकि वेसिकल्स जो होती हैं उनके द्वारा, यानी कि गोल्जिकाय के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। ध्यान रखना, अंतःपर्दीय जालिका आती है अगर यहां पर तो भी वो भी सही आंसर रहता, क्योंकि वहां भी ये वैक्यूल्स बनती हैं। उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है किसके अंदर? पाया जाता है सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है क्या? सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है? सभी बैक्टीरिया में पाया जाता है या सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के नाभिक में होता है? ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के नाभिक में तो नहीं होगा। कारण क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। दूसरा, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। मेन ऑप्शन राइट आंसर क्या रहेगा कि सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? अगर यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु कोशिका में, पिछला क्वेश्चन देखते हैं अपन एक बार,
यहां पर अभी क्या था कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया था, अगर यहां पर उपस्थित होता तब तो ये आंसर आता, लेकिन यहां तो है ही नहीं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है जीवाणुओं के अंदर, तो बोलो बैक्टीरिया के अंदर जीवाणुओं की संख्या थी या नहीं थी, नहीं होती है, अब्सेंट होता है, इसलिए यहां पर संख्या कितनी मान ली अपन ने, 0, यानी कि शून्य संख्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया की उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह है कोशिका अंग जिसमें श्वसन, ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, वो कौन सा। यहां पर अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर रहेगा। और आपको अगर याद हो तो मैंने बताया भी था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीकारी एक आता है आपका उपापचयी, ये आदि क्रियाएं इसके अंदर संपन्न हो रही थी। मेटाबॉलिक रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, और एक था फोस्फोरिलीकरण की क्रियाएं जो होती हैं वो कंप्लीटली रूप से किसमें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऊर्जा का उत्पादन एटीपी के रूप में, ऊर्जा का उत्पादन भी किसमें होता है, इसी में होता है, इसलिए अपना राइट आंसर क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा का उत्पादन भी होता है और अन्य भी जैव रासायनिक या श्वसन जैसी क्रियाएं होती हैं। यहां पर श्वसन क्रिया का मतलब कि यहां पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से क्या होगा, श्वसन क्रिया में काम में आता है और O2 CO2 का फॉर्मेशन होगा, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है। कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी कौन होगा आपका, गोल्जी बॉडी, सूत्रकणिका, केंद्रक, लयनकाय। यहां पर ध्यान रखना, लयनकाय का मतलब क्या होता है, लाइसोसोम। फिर उसके बाद में सूत्रकणिका का मतलब होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइट आंसर क्या रहेगा, अभी अपन ने चर्चा की थी कि श्वसन, कोशिकीय श्वसन क्रिया है, ऑक्सीकरण क्रिया है, फॉस्फोरिलीकरण क्रियाएं है, ऊर्जा का उत्पादन है, ये सारी क्रियाएं किसमें हो रही थी, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए सूत्रकणिका अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस, 3 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं इसके संबंधित, ऊर्जा उत्पादन, कोशिकीय श्वसन, और तीसरा कौन सा लिया, पावर हाउस या पावर प्लांट या पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एटीपी के रूप में ऊर्जा का स्टोरेज होता है, और एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, ध्यान रखना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान रखना, आपको पूछ सकता है एटीपी का पूरा नाम क्या होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। या फिर आपको ये पूछे कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। आपको ये भी पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचय रहता है। अगला आता है अपना, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पायरुविक अम्ल टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। दोस्तों यहां पर होता क्या है कि एक तो होता है अपना ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और क्या बनता है, पायरुविक अम्ल और पायरुविक अम्ल। यहां पर ये जो क्रिया होती है, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल के बनने की जो क्रिया होती है उसको अपन कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया, और ग्लाइकोलाइसिस क्रिया जो होती है ये पायरुविक अम्ल बन गया इसके अंदर। फिर इस पायरुविक अम्ल से आगे चल करके और क्या बनता है आपका, एक तो बनेगा आपका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फिर एक बनता है आपका क्या, H2O यानी कि जल, और एक क्या बनती है, ऊर्जा यानी कि एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचय होता है। इट मींस ये सारी क्रियाएं जो होती हैं वो कहां होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका के अंदर होती हैं, बाकी इन तीनों का कोई रोल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिका अंग में डीएनए उपस्थित होता है। ये क्वेश्चन पहले आपके पीएमटी के एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था कि निम्न में से ऐसा कौन से कोशिका अंग है जिनके अंदर डीएनए पाया जाता है। ध्यान रखना, यहां पर तारक केंद्र के अंदर डीएनए नहीं होता है, गोल्जी उपकरण के अंदर भी कोई डीएनए नहीं होता है, लाइसोसोम के अंदर भी कोई डीएनए नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपने अगर देखा हो, पहले अपन ने पढ़ाया भी था कि उसके अंदर जो स्ट्रक्चर थी उसके अंदर अपन ने देखा भी था कि यहां पर ये तो थी आपकी क्रिस्टलाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर एफन पार्टिकल थे, और यहां पर इसके अंदर मैंने आपको इस प्रकार से डायग्राम दर्शाया था जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, डीएनए कहा था, मैट्रिक्स वाले पार्ट में उपस्थित था। तो इसका मतलब कि ऐसे कोशिका अंग का नाम बताइए जिसके अंदर डीएनए उपस्थित होता है।
या तो डीएनए रहेगा केंद्रक के अंदर और या फिर आता है अपने किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? खूब बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, अमूमन हर एग्जाम के अंदर जनरल साइंस के क्वेश्चन में पुटअप भी होता है कि उस कोशिका अंग का नाम बताइए जिसको कोशिका आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। कई बार आपको यह भी पूछता है कि उस कोशिका अंग का नाम बताइए जिसको कोशिका शक्ति ग्रह कहते हैं। दोनों क्वेश्चन मैंने इसमें पुटअप किए हैं। तो लैन का यानी कि अपन कह सकते हैं क्या, लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम को अपन क्या मानते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, एसिड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि खुद की कोशिका या फिर अदर सेल्स को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देते हैं, इसलिए आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में आता है लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण से दिखाई देता है, यानी कि ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जिसके कारण से अपन ये कह सकते हैं कि इसके अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट था। ध्यान रखना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मैंने अभी चर्चा भी की थी, यानी एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम जो होते हैं, एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम जो होते हैं वो पाचनकारी एंजाइम होते हैं। इनकी उपस्थिति के कारण से अपन ये कह सकते हैं कि इस कोशिका में क्या उपस्थित है, लाइसोसोम प्रेजेंट है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज द राइट आंसर। फिर उसका बाद में आता है निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र। मैंने अभी आपको न्यूक्लियस जब पढ़ाया था उसमें साफ साफ लिखा था कि कोशिका का सीपीयू किसको कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसको माना जाता है, तो अपना राइट आंसर था केंद्रक। तो अपन ये कह सकते हैं कोशिका का मुख्य नियंत्रण केंद्र किसको मानते हैं, केंद्रक को मानते हैं, न्यूक्लियस को माना जाता है। क्यों मानते हैं? क्योंकि इस न्यूक्लियस यानी केंद्रक वाले भाग के अंदर एक तो क्या उपस्थित होता है आपका डीएनए, एक इसी भाग के अंदर क्या होता है क्रोमोसोम, ठीक है, इसी भाग के अंदर क्या उपस्थित होते हैं आपके जीन। ये सारे कंटेंट इसी न्यूक्लियस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा कि सेल की ग्रोथ कितनी होगी, इसके लिए भी दूसरा अपन ने हार्टविंग फॉर्मूला पढ़ा था जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स का फॉर्मूला दिया गया था। इन सभी आधारों के आधार पर यह माना गया है कि कोशिका का मुख्य नियंत्रक केंद्र भाग किसको माना जाता है, केंद्रक को माना जाता है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है, यानी यहां पर इनका निर्माण भी किया जा सकता है, इनका निर्माण भी किया जा सकता है, इनका भी निर्माण किया जा सकता है, यानी कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन इनका तो फॉर्मेशन किया भी जा सकता है, वापस निर्मित किया जा सकता है, इनका यूज भी किया जा सकता है। लेकिन यहां पर न्यूक्लिक एसिड जो था वो राइट आंसर रहेगा। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या रहेगा यहां पर डीएनए और क्या रहेगा आपका आरएनए। तो ध्यान रखना डीएनए और आरएनए ऐसे पार्ट होते हैं कि जिनका फॉर्मेशन जीन के आधार पर ऐसे संभव नहीं होता है, इसलिए अचल संपत्ति न्यूक्लिक एसिड को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एक सामान्य कोशिका के अंदर मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होते हैं, जिसके अंदर ध्यान रखना टोटल अपन जोड़े की बात करें तो कितने होंगे आपके 23 जोड़े। फिर उसके अंदर भी अपन बात करें कि मेल जो होता है, मेल के अंदर क्या होते हैं 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं वो तो क्या होते हैं आपके ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं, और एक जो होता है वो लिंग निर्धारी गुणसूत्र होते हैं, और वो लिंग निर्धारी गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या होंगे मेल के अंदर तो XY और फीमेल के अंदर क्या होगा वो XX होता है। इसका मतलब 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं यानी कि 44 गुणसूत्र तो समान होते हैं और एक जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम कितने जाएंगे 46 यानी कि 23 पेयर्स के अंदर 23 पेयर्स। अगला आता है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन है इजी, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आरएस लेवल तक के एग्जाम के अंदर भी पूछा था। कारण क्या था पूछने का वो भी बताएंगे। राइट आंसर क्या रहेगा डीएनए। ये तो आ गया आपका डी, ये हो गया एन और ये हो गया ए। यहां पर डाई न्यूक्लिक एसिड ये भी नहीं होगा, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड ये भी नहीं होगा। यहां पर राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहां पर जब आरएस एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को पुटअप किया गया था तो वहां पर दिया गया था डीऑक्सी राइबोस दे दिया गया था। ध्यान रखना राइबोस शब्द भी इसके अंदर यूज नहीं होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड अपन कह सकते हैं। कई बार यहां पर न्यूक्लियोटाइड दे दिया जाता है इसलिए भी गलत रहेगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज द राइट आंसर।
फिर आता है डीएनए की द्विसूत्री या द्विकुंडली संरचना का मॉडल किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने। यहां पर ये क्वेश्चन मैंने रीड के लिए इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि आपके डायरेक्टली रूप से डीएनए और आरएनए के बारे में नहीं जोड़ रखा, लेकिन जब अपन अगर सेल बायोलॉजी अगर पढ़ते हैं तो उसके केंद्रक पार्ट का अध्ययन करते हैं तो उसमें डीएनए के बारे में जरूर देता है। तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रदान किया था और इसी के आधार पर वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो सर्वमान्य संरचना द्विसूत्रीय या द्विकुंडलिनी संरचना जो दिया गया था वो किसके द्वारा दी गई थी? वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी डीएनए के मॉडल के बारे में। अगला आता है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां मिलता है? केंद्रक के बाहर डीएनए कहां मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसके अंदर पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आएगा, जीन क्या होता है? डीएनए का एक भाग होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का एक भाग होता है, डीएनए आरएनए और हिस्टोन का एक भाग होता है, या उपरोक्त सभी का होता है? ध्यान रखना, जीन क्या होता है? डीएनए के ऊपर उपस्थित सबसे सूक्ष्म खंड जो किसी भी लक्षण को प्रकट करता है वो क्या कहलाता है? आपका जीन। तो डीएनए का केवल एक भाग होता है, एक खंड होता है जिसको अपन जीन कहते हैं, और आनुवांशिकी की सबसे सूक्ष्म इकाई जो होती है वो भी अपन जीन को ही मानते हैं, और जीन ही डीएनए का एक सबसे छोटा खंड भाग होता है। फिर उसके बाद में अगला लेते हैं अपन कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? आनुवांशिक इकाई किसको मानते हैं अपन? डीएनए को। आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसके माध्यम से होता है? डीएनए से। इसलिए अपना राइट आंसर क्या रहेगा? डीएनए। अगला क्वेश्चन, जीव के अगुणित गुणसूत्रों के सेट को या क्या कहा जाता है? यहां पर ध्यान रखना, कैरियोटाइप कहते हैं। मैंने अभी क्रोमोसोम पढ़ाया था तब वहां पर इसके अंदर कुछ मैंने डेफिनेशन दी हुई थी, इडियोग्राम क्या होता है, कैरियोटाइप क्या होता है। तो अगुणित गुणसूत्रों की संख्या या सेट जो होता है उसको अपन कैरियोटाइप कहते हैं। परिभाषा है, ध्यान रखना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। फिर उसके बाद में अगला लेते हैं, निम्न में से कौन सा जीव द्रव्य का गुण नहीं है? यानी अपन ने जीव द्रव्य की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, प्रोटोप्लाज्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अपन ने, भौतिक गुणधर्म पढ़े थे। उसके अंदर मैंने बताया था कि जीवद्रव्य जो होता है वो अमीबीय गति करता है, कोलाइडी प्रकृति का भी होता है, शांता का गुण भी दर्शाता है, परिक्षेपण और परिचित अवस्था को भी दर्शाता है, सोल और जेल प्रवृत्ति को भी दर्शाता है, अमीबीय गति को भी दर्शाता है, ब्राउनियन गति को भी दर्शाता है। इसका मतलब कोलाइडी विलेन आ चुका है, शांता के बारे में बता चुका हूं, जीवत्व यानी कि अपन जीवद्रव्य को एक जीव का लिविंग पार्टिकल्स यानी जीव भाग भी मानते हैं, ये भी सही है। कोशिका का अजैविक पदार्थ, ये गलत है, यहां पर जैविक पदार्थ मान सकते हैं अपन, इसलिए अपना राइट आंसर क्या रहेगा? कोशिका का अजैविक द्रव्य नहीं होता है, वो जैविक द्रव्य होता है। बाकी तीनों लक्षण जीवद्रव्य के होते हैं। पूछा क्या है? जीवद्रव्य का कौन सा गुण नहीं है? तो राइट आंसर आएगा कोशिका का अजैव द्रव्य। अगला क्वेश्चन, जीवद्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ होता है? अभी अपन ने पहले भी एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड जिसके अंदर जल था, अपन ने वहां जल ऑप्शन में लिया था क्योंकि लगभग 70 to 80% मात्रा में जल उपस्थित होता है प्रोटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन ध्यान रखना, ऑप्शन को देख करके क्वेश्चन देखना है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, इन तीनों में से सबसे अधिक मात्रा में कौन सा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? ध्यान रखना, प्रोटीन जो था वो 5 से 7% मात्रा में पाई जाती है, इसलिए राइट आंसर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? प्रोटीन जो होता है वो जीवद्रव्य के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ होता है। ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन के आधार पर देखना, क्योंकि अभी जैसे पिछले वाले के अंदर जल जोड़ा गया था, वहां भी वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट था और जल था, लेकिन वहां पर अपन ने राइट आंसर क्या लिया? जल। यहां पर बात कर रहा है केवल और केवल किसके बारे में? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो यहां पर प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। लास्ट जो क्वेश्चन है अपना, इलायोप्लास्ट, अपन ने क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, या फिर अपन ये कहें कि लवक जो थे प्लास्टिड, लवक के अपन ने प्रकार पढ़ा था, और उस लवक के टाइप्स के अंदर अपन ने लिया था, एक तो था इलायोप्लास्ट, एक था प्रोटीनोप्लास्ट, एक था आपका एमाइलोप्लास्ट। तो इस प्रकार से यहां पर ध्यान रखना कि इलायोप्लास्ट जो था वो किसका संग्रहण करता है? यहां पर वसा का संग्रहण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? इलायोप्लास्ट के द्वारा। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? प्रोटीनोप्लास्ट। ध्यान रखना, यहां पर प्रोटीनोप्लास्ट का कार्य क्या था? प्रोटीन का संग्रहण। मंड या शर्करा का संग्रहण कौन करता है?
एमाइलोप्लास्ट जो होता है वो एमाइलोप्लास्ट मांड या स्टार्च का संग्रहण करता है, और वसा का संग्रहण किसके द्वारा होता है, इलायोप्लास्ट के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से आज के इस क्लास के अंदर अपन ने लगभग 50 क्वेश्चंस को सोल्व किया, जिसके अंदर वो सारे बेसिक्स क्वेश्चन हैं जो अमूमन हर एग्जाम में पुटअप होते हैं। कल अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी सेल बायोलॉजी के यूनिट के आधार पर कुछ ऐसे मेजर क्वेश्चन लेकर के आएंगे जिनके आज वर्तमान में एग्जाम में आने की संभावना पूरी पूरी रहती है, और उनका स्टैंडर्ड भी थोड़ा कुछ अप रहेगा। इसलिए सभी स्टूडेंट्स इस सेल बायोलॉजी की यूनिट को अच्छी तरह से पढ़ करके और कल से फिर वापस नेक्स्ट क्लास के अंदर अगले जो क्वेश्चन पुटअप होंगे उनके आंसर देने के लिए तैयार रहें। थैंक यू।